व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अपना एवरेजेस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। सो 15 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स रीड। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वॉज 2250 फॉर द फर्स्ट 3 months, 2150 for the next 3 months, and 5750 for the next 3 months. Find the average income of the family for the 9 months if they save 500 rupees per month. ओके, तो वेटेड एवरेज का ये क्वेश्चन है। क्या बोला है? एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें फैमिली का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर है शुरुआत के 3 महीने एवरेज बैठा है 2250। फिर उसके नेक्स्ट जो 3 महीने हैं उसमें जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है वो 2150 एंड फिर जो लास्ट के 3 महीने हैं उसमें 5750। ठीक है, ये एवरेज है। ऑलराइट, ये तीनों महीनों का नहीं दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है। सो जैसा कि हमें फॉर्मूले से पता था, अगर हम इसे अलग अलग देखें तो एवरेज इन फर्स्ट 3 months इज़ 2250, करेक्ट। एंड कितने महीने के लिए? N1 कितना हो गया? 3। ऑलराइट, अभी मैं आपको फॉर्मूले से करा रहा हूँ डायरेक्ट। सो मीन 2 कितना है? 2150 फॉर द नेक्स्ट 3 months। अब भी नंबर कितना है? 3 महीने। ठीक है, अब इसका भी ध्यान रखना है। वैसे किसी किसी सिचुएशन में दे रखा होता है कि जैसे 2150 फॉर द नेक्स्ट 3 months। ठीक है, एवरेज नहीं। तो ये भी देखना है क्या ये सम तीनों महीनों का है या एवरेज है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये एवरेज है। अब मीन 3 अगले 3 महीनों का, यानी कि N3 तो आपका 3 हो गया, वो है 5750 का एवरेज। ऑलराइट, अब देखो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। हम वेटेड एवरेज लगाते थे x1 बार इंटू N1 प्लस x2 बार इंटू N2 प्लस x3 बार इंटू N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। करेक्ट, यही तो हम करते थे। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? अगर हम इसे बेसिक से देखें तो ये है क्या? ये सिंपली हमें यही तो दे रखा है, एवरेज का ही तो फॉर्मूला है ये, सम अपॉन n। यही तो हमें दे रखा है। सी, पहले 3 महीने की एवरेज एक्सपेंडिचर है 2250। तो शुरुआत के 3 महीने टोटल खर्चा कितना हुआ? मैं टोटल 3 महीने का बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सम निकालेंगे 225 इंटू 3, यानी कि 3 2 6 एंड 6750। ठीक है, अब अगले 3 महीने का सम देखते हैं। अगले 3 महीने में सम हुआ आपका 2150 इंटू 3, दैट इज 3 2 6 एंड 15 3 45। ऑलराइट, अब लास्ट के 3 महीनों का सम कितना हुआ? ये हो गया आपका, यही कर भी लेते हैं शॉर्ट में, 575 इंटू 3, 15 22 17, तो 17250। ठीक है, 17250। तो मुझे सम पता चल गया कि शुरुआत के 3 महीने हैं उसका इतना खर्चा हुआ, मिड के 3 महीने इतना खर्चा हुआ, एंड जो एंड के 3 महीने हैं उसमें इतना खर्चा हुआ। तो टोटल 9 महीनों में खर्चा कितना हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो वही तो किया है हमने, सम 9 महीने में कितना सम खर्चा हुआ वही हमने किया है यहाँ पे। तो डायरेक्टली ऐसे सम निकाल के इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दो, अपॉन कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। वही तो करा है, N1 प्लस N2 प्लस N3, 3 प्लस 3 प्लस 3 9। सिंपल। अच्छा हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें मंथली एक्सपेंडिचर का थोड़ी निकालना है वेटेड एवरेज। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली फॉर द 9 months। एवरेज इनकम, ठीक है, एंड ये एक्सपेंडिचर था। और क्या दे रखा है? इफ़ दे सेव 500 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा, उन्होंने 500 रुपये पर मंथ बचा लिए। तो अब ध्यान से देखो, ये तो एक्सपेंडिचर था, 30,450 रुपये का एक्सपेंडिचर 9 महीने में हुआ। ठीक है, अब 9 महीने में सेविंग कितनी हुई? 500 रुपये पर मंथ की सेविंग हो रही थी, तो 9 महीने में सेविंग हो गई आपकी 500 इंटू 9, दैट इज 4500। करेक्ट। तो बताओ इनकम कितनी हुई आपकी? इनकम का फॉर्मूला होता है बेसिकली एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। कैसे? आपकी आमदनी कितनी होती है भाई? जितना आपने खर्चा किया प्लस जितना आपने सेव किया, वही आपकी आमदनी है ना। तो देयरफॉर
450 प्लस 4500, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 34,950। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये हमने पहले एक्सपेंडिचर का कर लिया था ना, ये गलत है। अब हम इनकम का करेंगे, तो इनकम का सम हो गया 34,950। कितने महीनों के लिए जी? 9 महीने। तो कर लो, 9 3 ज़ा 27, 3 4 7, 9 8 ज़ा 72, then you have 75, 8 ज़ा 72 again, 30 3 3 3, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी 3883.33 is your answer. Option number B. Now question number 17. The average age of a family of 5 members is 20 years. If the age of the youngest member be 5 years, what was the average age of the family at the birth of the youngest member? ठीक है, अब देखो एवरेज एज थी फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज़ 20, ठीक है। पहले हम इतना नोट डाउन करेंगे, भाई 5 लोग थे, एन हो गया 5, और उनकी एवरेज एज कितनी थी? एवरेज एज थी जी 20 साल। यानी कि उन 5 बंदों की एज का सम अगर हम कर लें तो वो कितना आ जाएगा? 20 × 5 दैट इज़ 100 ईयर्स। मतलब 5 मेंबर्स की एज अगर मैं प्लस कर दूं तो उनका सम आ रहा है 100 साल, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इफ़ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 5 ईयर्स। अच्छा, यंगेस्ट मेंबर की एज हमें बता दी 5 साल की है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, ठीक है। अब यंगेस्ट मेंबर जब बॉर्न हुआ तब फैमिली की एवरेज एज क्या थी? यानी कि सिंपली ये बोल रहे हैं कि 5 साल पहले एवरेज एज क्या थी, ठीक है। उसे बस घुमा फिरा के बोला है। अगर मैं इसे सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ूँ तो ये सीधे बोल रहे हैं कि 5 साल पहले फैमिली की एज क्या थी, एवरेज एज। ऑलराइट, तो इसका तो हमने शॉर्टकट पढ़ा था, कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर थी 5। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? ये आपको पेज नंबर दे रखा है 2.10 में। इफ़ द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज x years today, then after n years their average age will be x plus n. Also n years ago their average age would have been x minus n. मतलब एवरेज एज अगर आज 20 साल है तो 5 साल बाद 25 होगी एंड 5 साल पहले 15 होगी, करेक्ट? यही मतलब हुआ। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसका आंसर इमिडिएटली बता सकते हैं कि आंसर 5 साल पहले हो गया जी 15। लेकिन 15 तो कहीं ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसे नॉर्मल मेथड से देखें तो 100 साल उनकी एजेस का सम था, ठीक है, और 5 मेंबर थे। अब 5 साल पहले सबकी एज 5-5 से घटेगी, करेक्ट? 5 साल पहले फॉर एग्जांपल आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, 5 साल पहले सबकी एज 5-5 साल से घटेगी, ठीक है। तो सम में क्या फ़र्क आएगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 years बिफोर, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका डेटा लिख रहा हूँ, तो सम ऑफ एज में कितना फ़र्क आएगा जी? 5-5 से घट रहे हैं, और कितनी एजेस घट रही हैं 5-5 से? 5, तो 5 × 5 यानी कि 25 घटेंगी, 75 आपका सम आएगा, ठीक है जी। अच्छा, लोग तो 5 ही हैं, तो एवरेज तो यही आना चाहिए 75/5 दैट इज़ 15। तो शॉर्टकट से भी सही आंसर आ रहा था, इससे भी सही। तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है, यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। यंगेस्ट मेंबर जब पैदा हुआ था तब, पैदा होने के बाद नहीं, पैदा हुआ था तब। यानी कि जो यंगेस्ट मेंबर जो 5 साल का था ना, उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे n जो इक्वल टू 5 है, इसकी जगह 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीन निकालो, मीन कितना हो गया? 75/4 दैट इज, अब ये आ जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, देन 35, 4 8 ज़ा 32, एंड देन 30, 4 7 ज़ा 28 एंड 5। सो 18.75 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब वैसे इसमें मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या राय है। क्या n = 4 होना चाहिए या n = 5? क्या हमें उस यंगेस्ट मेंबर की एज इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं, चलो रिवीजन हो जाएगा।
The average temperature for Wednesday, Thursday and Friday was 20 degrees Celsius. The average of Thursday, Friday and Saturday was 21 degree Celsius. अब ऐसा डेटा जब भी हमें दे रखा होता है, हम लंबा नहीं करेंगे, हम एवरेज लेके नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सम निकालेंगे। ठीक है, तो ये बता रहे टेम्परेचर की बात हो रही है। वही वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन एवरेज टेम्परेचर 20 था। 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है किसी दिन में, लेकिन एवरेज जो है वो 20 था। ऑलराइट, तो इसे हम कैसे रीड करते हैं कि वेडनेसडे पे जो टेम्परेचर था प्लस थर्सडे पे जो टेम्परेचर था प्लस फ्राइडे पे जो टेम्परेचर था डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ये आ गया आपका 20। ऐसे रीड करेंगे इसे। तो ऐसे करना क्यों है, हम डायरेक्ट सम ही निकालते हैं कि वेडनेसडे पे जो टेम्परेचर था प्लस थर्सडे पे जो टेम्परेचर था प्लस फ्राइडे पे जो टेम्परेचर था, इन टेम्परेचर का सम था 3 2 60। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहे हैं द एवरेज ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वॉज 21 डिग्री सेल्सियस। अब हम एवरेज नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सम। तो थर्सडे का प्लस फ्राइडे का प्लस सैटरडे का, इसका टेम्परेचर का सम था 21 इंटू कितने दिन थे, 3, यानी कि 3 2 63। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस कर दें तो क्या आएगा आंसर, t प्लस एफ प्लस एस माइनस डब्ल्यू प्लस टी प्लस एफ। तो t प्लस एफ और t प्लस एफ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा s माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 63 माइनस 60 दैट इज 3। यानी कि सैटरडे पे जो टेम्परेचर था उसमें से अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर माइनस कर दो तो आपका आता है 3 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वॉज 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब सैटरडे पे जो टेम्परेचर था वो अगर 22 डिग्री सेल्सियस था, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेंसडे, वेंसडे को कौन सा टेम्परेचर था, बहुत ईजी हो गया, 22 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 3। तो डब्ल्यू कितना हो गया, यानी कि वेंसडे पे टेम्परेचर 22 प्लस 3 दैट इज 22 माइनस 3 यानी कि 19। तो देयरफॉर 19 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। The speed of the train in going from Kanpur to Lucknow is 60 kilometers per hour, while when coming back from Lucknow to Kanpur, its speed is 40 kilometers per hour. Find the average speed during the whole journey. अब जो नया नया बच्चा आता है जिसे एवरेजेस का इतना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्या करेगा कि पहले स्पीड थी कानपुर से लखनऊ जाने में 60, ठीक है, कानपुर से लखनऊ वापस आने में 40, तो एवरेज हो गई 60 प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 100 अपॉन 2, यानी कि 50 किलोमीटर्स पर आवर इज योर आंसर। लेकिन ये गलत है। वाई, अगर कोई और डेटा दे रखा होता तो ऐसे ही होता, लेकिन क्योंकि ये स्पीड दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में हम बेसिक एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अभी देखते हैं, और क्यों लगाते हैं ये भी देखते हैं। तो स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम दूसरा फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो स्पीड होती है ना वो अपने आप में एक एवरेज है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, आप क्या एकदम से 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल लोगे, नहीं ना। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आपने यहाँ से स्टार्ट करी तो धीरे धीरे ये 0 से 10 पे आएगी, फिर 20 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 30 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 40 की स्पीड पकड़ेगी, ऐसे करते करते वो यहाँ पे 60 हुआ, 70 हुआ, फिर धीरे होके फिर 10 20 5, ठीक है, ऐसे स्लो डाउन होगी। तो ऐसे में एवरेज निकाला जाता है कि ऑन एन एवरेज ए से बी तक जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की थी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक एवरेज होता है, इसलिए हम स्पीड में ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाते। अब देखते हैं कि हम एवरेज स्पीड में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो कि यूनिवर्सल है, कोई भी स्पीड वाले क्वेश्चन में काम आएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। ऑलराइट,
अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखते हैं। तो ट्रेन जो थी वो कानपुर टू लखनऊ गई, तो लेट्स से दिस इज़ कानपुर एंड लेट्स से दिस इज़ लखनऊ, ऑलराइट। और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। अब इसका एक डिस्टेंस हम एस्यूम कर लेते हैं। कौन सा करेंगे, कुछ भी एस्यूम कर सकते हो, 100 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, कुछ भी, लेकिन हम वाइजली काम लेंगे, हम 60 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। क्यों, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 60-40 का एलसीएम कितना है, 120 किलोमीटर्स। तो मैंने मान लिया कि कानपुर से लखनऊ का जो डिस्टेंस था ना वो था 120 किलोमीटर का, ठीक है, ये मैंने एस्यूम किया। अब ट्रेन जब यहाँ से यहाँ जाती है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ऑलराइट। और जब ट्रेन लखनऊ से कानपुर वापस आती है तो उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर्स पर आवर, ऑलराइट। अब बताओ एवरेज स्पीड इनकी क्या हुई। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से टोटल डिस्टेंस तो हो गया 120 इधर गई, फिर 120 वापस, यानी कि 240 किलोमीटर्स। और एवरेज टाइम कितना हुआ, सॉरी टोटल टाइम, तो कानपुर से लखनऊ जाने में टाइम कितना लगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ रखा तो मैं बता देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कानपुर से लखनऊ गई ट्रेन और डिस्टेंस था 120 किलोमीटर का। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, 120 अपॉन 60, यानी कि 2 आवर्स, करेक्ट। एंड वापस आने में टाइम कितना लगा, 120 किलोमीटर डिस्टेंस एंड स्पीड इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज़ 120 अपॉन 40, यानी कि 3 घंटे लगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 3 + 2 यानी कि 5 आवर्स, ऑलराइट। तो आपका एवरेज स्पीड कितनी हुई, एवरेज स्पीड हो गई आपकी 48 किलोमीटर्स पर आवर इज़ योर आंसर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए किया है, इसका एक बहुत छोटा तरीका भी है, पता है क्या, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया आपका, फॉर्मूला नंबर 1 एवरेज स्पीड का। अब एक फॉर्मूला नंबर 2 भी होता है जिससे मैं लिखता हूँ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2, ठीक है। और इसे हम कब यूज़ करते हैं, इस ऊपर वाले फॉर्मूले को तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट को, इस वाले फॉर्मूले को हम तब यूज़ करते हैं व्हेन डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। सो व्हेन डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट, हाउ, देखो जब उसने 60 किलोमीटर्स पर आवर पे ट्रैवल किया तो भी डिस्टेंस 120 थी, और जब उसने 40 किलोमीटर्स पर आवर पे ट्रैवल किया तो भी डिस्टेंस 120 ही थी। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, बिना कोई डायग्राम बनाए, जिस क्वेश्चन से देखा 60 और 40 दे रखा है, तो 2 × S1 S2, S1 S2 क्या है यहाँ पे, स्पीड 1 स्पीड 2, ठीक है। तो 2 × 60 × 40 अपॉन 60 + 40, करेक्ट। तो कितना हो गया, 6 × 4 = 24 × 2 480 अपॉन 100, दैट इज 48 किलोमीटर्स पर आवर इज योर आंसर, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला था जब 2 स्पीड्स दे रखी थी, अगर 3 स्पीड्स दे रखी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 3 × S1 S2 S3 अपॉन S1 प्लस, सॉरी मैं भी भूल गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 × S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S4, ठीक है। ये 3 स्पीड में फॉर्मूला हो गया। अब सर 3 से ज़्यादा आ गई तो, वैसे तो आती नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं ना, ये दोनों, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अब हार्मोनिक मीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, हार्मोनिक मीन यानी कि एवरेज स्पीड वाला, ये होता है n अपॉन 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी इसकी वैल्यू है 1/Sn तक, ठीक है। ये आप याद कर लो, ये वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस
फॉर एग्जांपल कैट में अगर 4 स्पीड्स दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं, उससे ऊपर दे रखी हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें n की वैल्यू वो लगा के फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 स्पीड्स दे रखी थी, तो इससे ये फॉर्मूला कैसे बना, n की जगह 2 लगा के देख लो। तो n की जगह मैंने 2 लगाया अपॉन 1/s1 प्लस 1/s2, ठीक है। तो 2 ये एलसीएम आ जाएगा s1 s2 और इधर क्या आ जाएगा s1 प्लस s2। फिर ये s1 s2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। आ गया फॉर्मूला इससे, यही है ना। अभी यहाँ पे n की जगह आप 3 लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 4 लगाओगे फिर कोई और फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सेकंड का और ये तीन स्पीड जब दे रखी हो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, क्योंकि मेजरली 3 तक ही आता है, इससे ऊपर आता नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप आपके समझ में आया होगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग।